नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। फुकुशिमा। अच्छा, ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, एक न्यूक्लियर तबाही, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असल कहानी कुछ और ही थी? एक ऐसी कहानी जिसका हीरो या यूं कहें कि विलेन कोई और नहीं बल्कि बिजली थी। अब देखिए, ये एक लाइन ये पूरी कहानी को पलट कर रख देती है। हम सब ने यही सुना है, यही माना है कि फुकुशिमा में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फेल हो गई, लेकिन सच तो ये है कि असली वजह इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली थी और सच कहूं तो कहीं ज्यादा आम थी। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो असली अपराधी कौन था? देखिए, इस पूरी पड़ताल का जो निचोड़ है ना, वो ये है कि फुकुशिमा असल में कोई न्यूक्लियर हादसा था ही नहीं। जी हाँ, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तबाही थी। और देखिए, इस बात को समझना बहुत बहुत जरूरी है। जब वो भयानक भूकंप आया ना, तो रिएक्टर्स ने बिल्कुल वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। जैसा उन्हें डिजाइन किया गया था, वो एकदम सेफ तरीके से शटडाउन हो गए। मतलब जो मेन न्यूक्लियर सिस्टम था, उसने तो अपना काम बखूबी किया। तो सवाल खड़ा होता है ना, कि अगर रिएक्टर ठीक ठाक थे, सब कंट्रोल में था, तो फिर इतनी बड़ी तबाही मची कैसे? आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहां? इसका जवाब छिपा है एक के बाद एक हुए फेलियर्स की एक लंबी चेन में। ओके, तो चलिए इस डोमिनो इफेक्ट को जरा गौर से समझते हैं। देखते हैं कि कैसे एक चीज गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरा का पूरा पावर सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। सबसे पहले आया भूकंप, और उसने क्या किया? मेन पावर ग्रिड को पूरी तरह ठप कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बैकअप तो था। लेकिन करीब 1 घंटे बाद ही सुनामी आ गई, और उस सुनामी ने प्लांट के डीजल जनरेटर्स को, जो कि हमारी दूसरी सेफ्टी लाइन थे, उन्हें पानी में डुबो दिया। अब सोचिए, अब क्या बचा? सिर्फ एक आखिरी उम्मीद, बैटरी बैकअप। पर वो बेचारी भी कब तक चलती? कुछ ही घंटों में उन्होंने भी दम तोड़ दिया, और प्लांट में पूरी तरह अंधेरा छा गया। और यही वो सबसे अहम मोड़ था, क्योंकि बिजली के बिना रिएक्टर्स को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंप्स बंद हो गए। और जब कूलिंग ही बंद हो जाए तो क्या होगा? कोर का तापमान बेतहाशा बढ़ने लगता है, और बस यहीं से मेल्टडाउन का खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया। तो अब समझ आई पूरी कहानी। जड़ में समस्या न्यूक्लियर थी ही नहीं, बिजली की थी। तो ये सब हुआ कैसे, ये तो अब हमें पता चल गया। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर ऐसा होने ही क्यों दिया गया? ये नौबत आई ही क्यों? इसका जवाब सिस्टम की डिजाइन में की गई कुछ बहुत बड़ी इंसानी गलतियों में छिपा है। अगर आप सिर्फ कागज पर देखें तो लगेगा कि फुकुशिमा में बैकअप की कोई कमी ही नहीं थी। पावर ग्रिड था, जनरेटर थे, बैटरी थी, सब कुछ तो था। लेकिन रिडंडेंसी का मतलब सिर्फ एक लंबी लिस्ट होना नहीं होता। असली रिडंडेंसी का मतलब है कि एक सिस्टम के फेल होने का असर दूसरे पर जरा भी ना पड़े। सवाल यह है कि क्या यहां ऐसा था? अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये अपने आप में पूरी कहानी कह लेती है। एक तरफ है प्लान कि क्या होना चाहिए था, और दूसरी तरफ है हकीकत कि असल में क्या हुआ। पहला सेफ्टी नेट, बाहरी ग्रिड भूकंप से चला गया। दूसरा सेफ्टी नेट, डीजल जनरेटर सुनामी में डूब गए। सोचिए, सिर्फ एक ही घटना, भूकंप और उसके बाद आई सुनामी, उसने एक ही झटके में सारे के सारे बैकअप सिस्टम्स को खत्म कर दिया। ये कोई असली रिडंडेंसी थोड़ी थी, ये तो बस एक धोखा था, एक भ्रम। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। यहां 3 बहुत बड़ी इंजीनियरिंग गलतियां हुईं। पहली, रिडंडेंसी की प्लानिंग ही ठीक नहीं थी, बहुत कमजोर थी। दूसरी गलती, सारे के सारे बैकअप सिस्टम्स एक ही जगह पर रख दिए गए। नतीजा, एक ही दुश्मन यानी सुनामी आया और सबको एक साथ ले डूबा। कोई सुरक्षित जगह थी ही नहीं। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, अपने डिजाइन पर हद से ज्यादा भरोसा। मतलब ये मानकर ही चल रहे थे कि इतनी बड़ी तबाही तो कभी आ ही नहीं सकती। तो सवाल यह है कि इस पूरी तबाही से हम क्या सीखते हैं? और यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सबक सिर्फ न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए नहीं है। नहीं, ये हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। फुकुशिमा से जो एक सबसे बड़ा सबक दुनिया ने सीखा, वो है बैकअप का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि सिर्फ एक बैकअप रखना काफी नहीं है, आपके बैकअप का भी एक बैकअप होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये सारे बैकअप एक दूसरे से बिल्कुल आजाद और फिजिकली अलग होने चाहिए। अलग जगह पर, हो सके तो अलग टेक्नोलॉजी पर। क्यों? ताकि कोई एक मुसीबत आए तो वो सबको एक साथ खत्म ना कर सके। तो कुल मिलाकर 3 बातें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती हैं।
पहली कि बिजली के सिस्टम सिर्फ हमारी सुविधा के लिए नहीं हैं, वो हमारे सेफ्टी सिस्टम भी हैं। दूसरी कि जब बात प्राकृतिक आपदाओं की हो तो प्लानिंग में जरा सी भी ढील नहीं दी जा सकती। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, कोई भी टेक्नोलॉजी चाहे वो कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो, वो उतनी ही भरोसेमंद है जितना उसका पावर सोर्स। पावर गई तो दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी सिर्फ एक खाली डब्बा है। और अंत में ये एक लाइन ही इस पूरी चर्चा का सार है। फुकुशिमा हमें एक सीधा और सरल सबक सिखाता है, जब बिजली फेल होती है तो टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है। बात खत्म, फिर चाहे वो कितनी भी एडवांस क्यों ना हो। तो जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा। आज की दुनिया में देखिए, सब कुछ स्मार्ट है। हमारे फोन स्मार्ट हैं, घर स्मार्ट हैं, शहर स्मार्ट हो रहे हैं। सब कुछ, हर एक चीज बिजली पर टिकी है। कभी सोचा है कि जब ये बिजली चली जाती है तो क्या होता है? इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।